हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल स्वागत है मेरे क्लासेस। आज मैं आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी में नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ाने जा रहा हूं। नेटवर्क थ्योरम्स जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से भी है। यदि गेट की बात किया जाए तो उसमें हर साल एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेसिकली इसमें जो होता है वो हम लोग ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मतलब डिफरेंट टाइप्स के थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, कंपेंसेशन थ्योरम हो गया। पर आज जो क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं उस क्लास में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगता होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहां से। नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरी में हम फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चार्ज हो गया, सेकंड जो होगा चार्ज के बाद क्या होता है करंट, थर्ड आता है दिस इज योर वोल्टेज, फोर आता है पावर और फिफ्थ जो आएगा वो क्या आपका आएगा एनर्जी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका चार्ज। चार्ज जो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो है वो बेसिक क्वांटिटी है। पर जिसमें चार्ज जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि चार्ज जो होता है यहां पर क्या हो गया Q, जैसे Q जो हो गया चार्ज, तो चार्ज क्या हो गया तो यहां से चार्ज क्या होगा तो इट इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये बेसिक कंपोनेंट है। चार्ज क्या हो गया तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। चार्ज बेसिकली करता क्या है तो चार्ज जो होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितना होता है आपका -1.6 × 10⁻⁻⁴ क्या होगा -19 कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या होता है आपका कूलम C। ठीक है ना। इसमें अगर क्या हो गया कूलम होगा। अब बेसिकली जब हम लोग चार्ज समझ गए हैं तो चार्ज ऐसे हम लोग कहेंगे तो चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब स्केलर जब क्वांटिटी है तो इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होगा वो बेसिक क्या होगा कि अलजेब्रिक जो मेथड होता है उससे एडिशंस करेंगे। बेसिकली एडिशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं वो जो होता है वो आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो होता है इसको हम लोग वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं तो वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली क्या होगा कि चार्ज जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी है। एक इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज की मात्रा जो होता है वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है ना। चार्ज बराबर क्या होगा तो हम लोग चार्ज बराबर Q बराबर जानते हैं N × E, वेयर N क्या है तो यहाँ Q हो गया आपका चार्ज आपका N क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब E क्या हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। E जो हो गया वो क्या हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये जो हो गया आपका Q बराबर ये हो गया। किसी एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एलिमेंट्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो चार्ज देख रहे हैं ना दिस इज क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो चार्ज का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव से
किधर में होता है आपका पॉजिटिव की ओर, मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना। तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो जो होता है वह कहां से कहां होता है, तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर, या यहां पर क्या होगा, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या हो गया नेगेटिव टर्मिनल। आपका चार्ज का जो फ्लो होता है वो क्या होगा, तो नहीं देखिए थोड़ा उल्टा हो रहा है। चार्ज का फ्लो हम लोग कहां से देख रहे हैं, देखिए यहां से दीजिए, चार्ज कहां से हो रहा है, नेगेटिव से, और यहां पर कहां आएगा, पॉजिटिव। तो यहां चार्ज जो होता है फिगर के अनुसार देखते हैं, तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल्स इन द एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, नोट नंबर 2। लेकिन यही करंट का डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन जो लेते हैं वो अपोजिट टू क्या होता है, ये। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज तो क्या होगा, अपोजिट टू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट में इसका क्या होगा, फ्लो होता है, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड हम लोग पढ़े थे आई। आई क्या होगा, आई मतलब हो गया करंट। तो करंट बेसिकली हम लोग किस रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट को हम लोग यदि डिफाइन करें तो करंट इक्वल्स टू होगा, करंट आई हो गया, डिफिनेशन क्या देंगे, तो करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या हो गया, करंट। तो करंट का डिफिनेशन आप लोग समझ गए। चार्ज है तो चार्ज के जो रेट हम लोग निकाल दिए हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या हो गया, करंट। और ये इसका फ्लो जो होता है हमेशा एलिमेंट्स में ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका करंट निकल गया आपका। यहां से यूनिट क्या होगा, तो करंट का जो यूनिट होता है आप लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर जब हम लोग पूरा लिखेंगे तो इसमें स्मॉल ए लिखाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ऑफ यूनिट डायमेंशन, एम्पियर, या इसी को हम लोग कैपिटल ए में लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, यहां पर क्या हो गया, एम्पी, एक एम्पियर बराबर क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो और यहां पर और क्या होगा कि यहां देखिए ये जो देख रहे हैं ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और नीचे में क्या होगा, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो एक एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। सेकेंड, ये भी जो होता है वो क्या होता है, तो करंट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। करंट भी क्या होते हैं, आपके स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अगला जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे वोल्टेज। यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जो हम डिफिनेशन देते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, तो V इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज दैट इट इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग ऑफ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपका चार्ज है, इसके बगल में क्या होगा कि ये भी देख रहे हैं ना, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ऐसे डॉट से दिखा रहा हूं। यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज को जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम होगा उस काम को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, तो V इक्वल टू होगा W अपॉन क्या हो गया Q, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, तो इट इज एल्सो, देखिए यहाँ पर वर्क डन का यूनिट क्या होगा, तो काम का यूनिट क्या होगा, इसका क्या होता है जूल, इसका क्या होगा पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर यूनिट कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा आपका वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो कोई पूछेगा कि 1 जूल में कितना होता है, तो 1 जूल में क्या होगा, तो 1 वोल्ट इनटू क्या हो गया कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका यूनिट हो गया वोल्ट। यहां से हम लोग क्या कहेंगे, जब ये समझ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अगली जो पॉइंट्स हैं यहां पर क्या होगा, तो इट इज आल्सो क्या होगा स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपका क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर आपका क्या होगा आल्सो, तो इसलिए आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपका क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम लोग एडिशंस करेंगे इसकी, तो डेफिनेटली क्या होगा स्केलर वाला रूल फॉलो करेंगे। तो बेसिकली आप लोग वोल्टेज समझ गए। यहां से इसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, या इसी को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ इक्वल टू आप लोग क्लियर हो गया। यहां से अगला जो पॉइंट है वो आपका क्या है, वर्क डन। तो यहां से पावर इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से अगला पॉइंट था पावर। पावर क्या होगा, तो पावर ऐसे हम लोग करते हैं कैपेसिटी ऑफ, देखिए एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ए क्या हो गया कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की जो क्षमता होता है दैट इज कॉल्ड क्या होगा एनर्जी। परंतु में पावर डिफाइन कर रहे हैं, तो पावर इज बेसिकली क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड क्या हो गया पावर। और पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से क्या होगा P इक्वल टू होगा dW अपॉन क्या हो गया dt। देखिए W का मतलब क्या होगा, इसका यूनिट होता है जूल, ऐसा क्या होता है सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा सेकेंड, ऐसे जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं इसको वाट। तो पावर का यूनिट क्या हो गया जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट, क्लियर है ना। यहां से क्या होगा कि इसी में आप देखिए P है, डी डब्ल्यू है, यहाँ से क्या है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू अपॉन हम लोग डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ डी क्यू बाई क्या कर दें डी टी। तो यहां से देख रहे हैं ना डी डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया डी क्यू। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को इससे मुलाकात हुई थी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या वोल्टेज, आई डी क्यू अपॉन डी क्यू बराबर क्या होता है आई। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला एक और आ गया, पावर बराबर क्या होगा V इंटू आई। तो बेसिकली हम लोग पावर को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, पावर इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया वोल्टेज एंड करंट ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो फ्लो होने वाला करंट है और वोल्टेज जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा पावर, ठीक है ना। पावर का यदि हम लोग कन्वेंशन देखेंगे तो पावर जो होगा, जैसे नेटवर्क में देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे है, यहां से आपका ऐसे, सॉरी ऐसे करिए, फिगर ऐसे देखिए, यहां पर से क्या होगा ऐसे देखिए। जब इसमें क्या होगा कि ये मान लेते हैं कि वोल्टेज है, इसमें आपका क्या होगा करंट I1 I निकल रहा है, I का स्टार्टिंग क्या हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। दूसरा फिगर मैं बना रहा हूं जस्ट यहां ऐसे, इस फिगर से देख रहे हैं ना फिगर नंबर 2, इसमें क्या देख रहे हैं, तो देखिए यहां से आपका जो वोल्टेज देख रहे हैं, ये आपका क्या हो रहा है करंट ऐसे जा रहा है, मतलब I इसमें इंट्री कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है लीड कर रहा है। फिगर नंबर एक और मैं बताता हूं, इसमें वोल्टेज मान लो फिगर 1, इसमें क्या हो गया ये आपका फिगर 2। फिगर नंबर 3 में यदि देखते हैं तो यहां से क्या होगा कि ये आपका ऐसे है, ये आपका लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, करंट जो है वो क्या होगा नीचे से ऊपर बढ़ रहा है,
अर्थात ऐसे, ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट्स में या जिस पोटेंशियल डिफरेंस में करंट का फ्लो या करंट जो होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर जाता हो ना, तो उसमें जो पावर होता है दैट इज डिलीवर होता है। इसमें क्या हो गया, इसमें फिगर 1 में कहेंगे तो पावर डिलीवर्ड इन फिगर कितने हो गया आपका, फिगर 1। और देखिए करंट इसमें भी निकल रहा है, तो फिगर 1 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिगर 3 कहेंगे, ठीक है ना। तो फिगर 1 एंड फिगर क्या हो गया, 3। तो कैसे पहचानेंगे, तो कहता है कि फॉर डिलीवर पावर करंट इज ऑलवेज इमिटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स। तो फॉर नोट में आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिए, फॉर डिलीवर्ड पावर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शंस ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स तो क्या हो गया, या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शंस ऑफ करंट ऑलवेज स्टार्ट कहां से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से होगा। तो डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू क्या हो गया, आदर्श एलिमेंट, या कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, निगेटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस एलिमेंट्स में पावर डिलीवर होगा, कोई भी कंपोनेंट्स हो सकता है, इधर करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, तो जिसका पॉजिटिव से आपको करंट यदि निकलता हो, इसका मतलब क्या होगा, डिलीवर करना। जैसे मैं अभी आप लोगों को स्पीच डिलीवर कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपका डिलीवर का एग्जाम्पल हो गया। परंतु कहता है कि डायरेक्शंस ऑफ करंट आपका क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता हो, अर्थात यहाँ फिगर नंबर 2 देख रहे हैं, और इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके कर दे रहे हैं फिगर 4, फिगर 4, और इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऐसा सर्किट बना दे रहे हैं, लाइक दिस इज योर पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब करंट में क्या हो रहा है कि इसमें ऐसे आ रहा है, मतलब करंट ऐसे आ रहा है। तो इसमें कहता है कि जिस एलिमेंट्स में क्या होगा कि करंट जो होता है वह आपका पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता होगा, किसमें करता हो, पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर में करता हो, तो इसमें जो पावर ड्रॉप होता है वो क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब। तो पावर एब्जॉर्ब इन द नेटवर्क, अगला हम कहेंगे पावर एब्जॉर्ब इन द नेटवर्क व्हेन, क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या करंट इंटर इंटू क्या होगा, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव क्या होगा, टर्मिनल्स। इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें करंट जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता हो, तो उसमें पावर जो होगा वो क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। तो पावर एब्जॉर्ब इन द नेटवर्क व्हेन करंट, हमें समझ में है कि डायरेक्शन ऑफ करंट या करंट इंटर इनटू क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, कुछ भी कहेंगे, ठीक है ना। ऑफ क्या हो गया यहाँ पर वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। तो यहां से आपका क्लियर हो गया। यहां जो है हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी की। तो एनर्जी सभी लोग आप पढ़े होंगे। तो फिगर 1 देखिए, इसमें फिगर में क्या था, फिगर हम लोग कहेंगे कि 2, फिगर 2, और यहां पर क्या हो गया, फिगर 4 क्या हो गया, पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब इसलिए हो रहा है कि डायरेक्शंस ऑफ करंट जो है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर में एंट्री कर रहा है। अर्थात जिस एलिमेंट में आप मान लो कि प्लस है, माइनस है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जब इसमें करंट एंट्री करता हो तो इसमें पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब जब यहां से निकलता होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स ना, देन इन दिस सिचुएशंस क्या होगा, पावर विल बी डिलीवर्ड। यहां पर क्या होगा, पावर जो होगा वो डिलीवर होगा।
अगला जो हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वो आपका हो गया एनर्जी। एनर्जी आप लोग क्या जानते हैं? तो एनर्जी इज नथिंग बट क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी का आप लोग जानते हैं, एनर्जी जो होता है E, और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होगा, dW अपॉन क्या होगा, dt। यहां से हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर वर्क डन, तो W बराबर क्या होगा, P इंटू क्या होगा, dt। यहां से हम लोग W बराबर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t कर देते हैं, तो P इंटू क्या हो गया, dt। दिस इज योर क्या हो गया, वर्क डन। और वर्क डन का जब फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो यहां से क्या होगा कि पावर बराबर ये आ जाएगा। अब यहां से हम लोग यदि अलग अलग कंडीशंस में देखेंगे तो अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हम लोग यहां पर करते हैं dW बराबर क्या हो गया, P इंटू dt, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि सिचुएशन सी हुई, अब हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप यहां से जैसे इसको आपको तो हो गया फ्रैक्शन में मान रहे हैं, तो W इक्वल टू क्या होगा, P इंटू T, वेयर P इज ए पावर एंड T इज ए क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, दिस इज योर पावर या एनर्जी। तो एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ क्या हो गया, वर्क डन, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपका क्या होगा कि वर्क डन जो हो गया इसका ये यूनिट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, जूल होता है। पावर देखिए इसका हम लोग सॉरी यहां से निकालिए, तो यहां से निकाले थे तो W बराबर क्या आया था, P इंटू dt, 0 से लेकर के T, तो इसका यूनिट क्या था, जूल। जे कहिए जूल, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, और क्या कहिएगा, देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वाट या W इंटू टी कहिए, W इंटू टी, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब यहाँ पर क्या कहेंगे, वाट सेकेंड। जब हम लोग यदि W लिखेंगे तो W इंटू टी होगा। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होगा वो ऊपर में लिख दीजिए पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, फर्स्ट यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल एंड क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरा हम लोग कहेंगे लीनियर एंड क्या होगा आपका, नॉन लीनियर। चौथा जो होगा, ठीक है ना, ये आपका लीनियर हो गया, नॉन लीनियर होगा। अगला जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट एंड क्या हो गया, टाइम वेरिएंट। टाइम क्या होगा, वेरिएंट, मतलब यहां पर क्या होगा, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। फिफ्थ जो होता है वो आपका होता है लंप्ड, क्या होता है इस पर, लंप। यहां पर कहेंगे, ऐसे कहिए, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कहिएगा, ऐसे कहिए, इसमें सुनिए डिस्ट्रीब्यूटेड यहां पर लिखिए, इसमें कहेंगे नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव, यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट्स, और यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया, एलिमेंट्स।
तो बेसिकली ये सभी क्वेश्चन, ये सब चूंकि बेसिक है, इस बेसिक को आपको ध्यान में रखने होंगे। इसी पर हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट को क्लेरिफाई करेंगे। यदि इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे लिए फिर क्या होगा कि जो नेटवर्क थ्योरम्स है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, किसमें चलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट में। तो एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स जो होंगे वो आपका क्या होगा, दो होंगे। इधर में क्या होगा, ये होगा आपका एक्टिव, ये आपका क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट्स। यहां पर क्या होगा, पैसिव एलिमेंट। पहला हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट, दूसरा क्या हो गया आपका पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका तीन तरह के आता है, एक होता है आर, दूसरा होता है एल, और ये क्या हो गया सी। तो पैसिव एलिमेंट्स बेसिकली क्या होगा, तीन होगा, आर, एल एंड सी। मतलब यहां हो गया रेसिस्टर, इंडक्टर एंड क्या हो गया, कैपेसिटर्स। इसको भी फर्दर हम लोग दो भाग में बांटे हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लीनियर, दिख रहा है ना, लीनियर, ठीक है, लीनियर आर होगा, और यहां पर क्या हो गया, नॉन लीनियर आर, ठीक है ना। तो पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया नॉन लीनियर। इसी तरह से इसमें इसको भी हम लोग बांटेंगे, तो दो तरह से यहां पर क्या हो गया, लीनियर एल, और यहां पर क्या हो गया, नॉन लीनियर। इसी तरह से आप इसको भी बांट लीजिएगा, तो लीनियर, और ये क्या हो गया आपका नॉन लीनियर। तो पैसिव एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्स को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। पहला हो गया एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव जो होता है इसको फर्दर बांटा गया है किसमें, आर, एल और सी में। आर जो हो गया इसको हम लोग फर्दर बांटे हैं दो पार्ट्स में। उसमें पहला होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। इसी में हम जब देखते हैं तो लीनियर इंडक्टेंस होता है और नॉन लीनियर इंडक्टेंस आता है, लीनियर कैपेसिटेंस आता है और नॉन लीनियर कैपेसिटेंस आता है। तो बेसिकली क्या होगा कि पैसिव एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली पैसिव एलिमेंट्स में आर, एल, सी आते हैं। आर भी जो होता है वो लीनियर रेजिस्टेंस और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। लीनियर रेजिस्टेंस आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ को बताएंगे आगे। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर इंडक्टेंस और क्या हो गया, नॉन लीनियर इंडक्टेंस। जैसे हम लोग एयर क्वाइल का बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि एयर क्वाइल का जब बनाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, एयर जब का बनाते हैं तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। आयरन कोर का बनाएंगे तो नॉन लीनियर होगा। तो बेसिकली हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर को जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे वो आगे करेंगे। यहाँ जो होता है एक्टिव एलिमेंट, ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होंगे, पहला होता है इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट, डी यहां पर डी है, ठीक है ना, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। देख रहे हैं ना। तो एक्टिव एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहला हो गया इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स और दूसरा क्या हो गया, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। तो डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो फर्दर चार भाग में बांटा गया है। इसको कितने भाग में बांटा गया है, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया आपका 4। तो फर्स्ट में हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पर कितना पार्ट में बांटा हुआ है, 4 पार्ट्स में। पहला जो होता है इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से आपका क्या होगा, यहां पर कहेंगे वोल्टेज कंट्रोलर करंट सोर्स। इसका नाम क्या है, वोल्टेज कंट्रोलर करंट सोर्स। यहां से क्या होगा, करंट कंट्रोलर करंट सोर्स। देखिए CCCS, करंट कंट्रोलर करंट सोर्स। और लास्ट जो होगा यहां पर क्या होगा, करंट कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स आएगा। तो बेसिकली डिपेंडेंट जो होते हैं इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। तो बताइए इंडिपेंडेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट जो होगा वो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये आपका इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स हो गया और यहां पे क्या हो गया, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। तो डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो इसमें क्या होगा
कि इंडिपेंडेंस जो होगा, ये आपको डिपेंडेंट समझ गए कि डिपेंडेंट जो होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो करेंट कंट्रोलर पहले लिखिएगा, तो वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोलर करंट सोर्स, और इसके में क्या है करेंट कंट्रोलर करंट सोर्स, और लास्ट जो है इसमें हम लोग कहेंगे करेंट कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। अब इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो इसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंट जो है इसको फर्दर हम लोग दो भाग में बांटे हैं। किसमें भागे हैं, बांटे हैं दो भाग में। तो यहां पर क्या होगा कि इसको हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट आइडियल। अब यहां पर क्या हो गया प्रैक्टिकल। तो इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स को दो भाग में बांटा गया है, एक आइडियल होता है और दूसरा क्या होता है प्रैक्टिकल्स होता है। आइडियल्स जो होते हैं यहां पर क्या होगा कि आइडियल्स में भी देखेंगे तो दो तरह का होगा, एक होगा आपका वोल्टेज और दूसरा क्या होगा करंट। इसमें क्या होगा फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा आइडियल्स की बात करते हैं। तो इसमें आइडियल और प्रैक्टिकल्स हो गया। तो प्रैक्टिकल्स में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें आता है आपका, इसमें आपका आएगा करंट सोर्स, आइडियल में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से इसमें भी क्या आएंगे आपका करंट आएगा, और यहाँ पर क्या होगा मतलब V में, यहाँ पर क्या होगा V और क्या होगा आपका I आएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो आइडियल में जो आएगा वो कौन सा सोर्स होगा, तो इसमें आपका जो आएगा ये V देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो गया इसको हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स। अब यहां पर क्या होगा इसी को हम लोग करंट सोर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको करंट सोर्स। ठीक है ना। तो बेसिकली आइडियल जो होता है वह दो तरह का होता है, एक वोल्टेज सोर्स दूसरा होगा करंट सोर्स। यहां जो होगा प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, एक वोल्टेज होगा दूसरा क्या होगा करंट। तो बेसिकली आप इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि होल जो एलिमेंट्स है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। पैसिव एलिमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो पैसिव एलिमेंट्स बेसिकली आर एल सी होता है। आर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होता है और दूसरा क्या होता है नॉन लीनियर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका एल है, एल मतलब क्या बताते हैं इसको, एल मतलब इंडक्टेंस। ठीक है ना। तो इंडक्टेंस जो होता है ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। और लास्ट जो हम लोग चर्चा कर रहे थे दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो दो तरह का होगा, कैपेसिटर दो तरह के होंगे। पहला जो होगा वो आपका होगा आइडियल और दूसरा क्या होगा प्रैक्टिकल्स। क्लियर हो। यहाँ पर आइडियल है, इसमें क्या है क्या कहेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये तो आपका हो गया पैसिव एलिमेंट्स की बात हमने किया। एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग क्या किए हैं तो दो भाग में बांटे, एक जो एक होगा डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक होता है आइडियल दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स हम लोग दोनों की चर्चा करेंगे अलग अलग से। आइडियल क्या होता है तो इसमें होता है वोल्टेज सोर्स और इसमें क्या होगा करंट सोर्स। इसमें आपका क्या होगा वोल्टेज और करंट। इसमें डिपेंडेंट सोर्स जो होता है, सभी का मैं एग्जांपल दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट सोर्स में क्या होगा करंट कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोलर करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज कंट्रोलर करंट सोर्स और वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे डिफिनेशन जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं किसको। तो यहां से हम लोग फर्स्ट जानेंगे एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे किसको तो कहता है कि वैसे एलिमेंट्स जिसके पास कैपेसिटी होता है डिलीवर ऑफ पावर ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स। तो कहेंगे कैसे डिफाइन कैसे कहेंगे, those element have capable of deliver power at infinite time। क्या कहेंगे इसको, those element have capable of deliver
एनर्जी कहता है दोज एलिमेंट है कैपेबल ऑफ डिलीवर एनर्जी, ठीक है ना, फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना। तो जिसमें आपका इनफाइनाइट टाइम तक जिसमें जिस एलिमेंट्स में, ठीक है ना, वो एनर्जी को डिलीवर करता हो, अर्थात यहां पर क्या देख रहे हैं, T टेंड्स टू क्या देख रहे हैं, इन्फिनिटी। तो वैसे जो एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स, या एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स हैव कैपेसिटी टू एम्पलीफाई इट्स वैल्यू, मतलब उसमें क्या होगा कि वैल्यू को क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। तो जो एम्पलीफाई करेगा इंटरनल एम्पलीफिकेशंस का जिसमें प्रॉपर्टी होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स। तो दोज एलिमेंट हैव कैपेबल ऑफ डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम, अर्थात T टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स। यहां पर क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट्स का यदि एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल क्या होगा, बताओ, सोचिए एग्जांपल में क्या होगा। हाँ, फर्स्ट क्या होगा, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज। दूसरा क्या होगा, करंट। दूसरा क्या होगा बताइए, पहला हो गया आपका वोल्टेज, दूसरा होगा करंट, तीसरा हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़े ना, ट्रांजिस्टर, ट्रांस ऐसे कहिए, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर जो होगा QR, ट्रांजिस्टर एंड OP-AMP, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो होता है, ये आपका क्या होगा कि एनर्जी को डिलीवर जो करता है वह इनफाइनाइट टाइम तक करता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो होता है वो आपका क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना। यहां पर हम लोग देखते हैं तो ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। तो ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, इसमें क्या होगा कि इंटरनल एम्पलीफिकेशंस का गुण होता है। किसमें होता है, इंटरनल एम्पलीफिकेशंस का गुण होता है। तो जिसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशंस का गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि आपका क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट्स हो गया। तो कहता है कि वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी जो होता है वह इंटरनल एम्पलीफिकेशंस की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव एलिमेंट्स। अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स those elements having property of internal amplification, ठीक है ना। पता है, those element having property of internal amplifications is called, क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट। आप इसमें देखिए एक्टिव एलिमेंट कहिएगा कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में आप क्या जानते हैं, तो हम लोग यदि सिंपल करते हैं तो आउटपुट बाय इनपुट और बराबर क्या होता है, आप बताइए। सपोज आउटपुट बाय इनपुट को गेन बोलते हैं, करंट गेन, सी मतलब करंट, यहाँ पर EI कर रहे हैं आउटपुट बाय इनपुट को। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि आउटपुट जब हम निकालते हैं तो AI और बोले क्या हो गया, I आया। तो बताइए, देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एम्पलीफिकेशन। यहाँ पर क्या होगा कि I का वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे तो गेन से क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ जा रहा है। तो जिस एलिमेंट्स में इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। जिस एलिमेंट्स में क्या होगा कि ये गुण नहीं रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, उस एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट का डिफिनेशन देना बहुत ही आसान है। क्या कहेंगे, तब यहां पर पैसिव कर देंगे। तो आप ये समझ गए ना कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज करंट आएगा, ट्रांजिस्टर एंड क्या होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना। यहां से पैसिव की बात करते हैं, पैसिव एलिमेंट्स।
तो कहता है दोज एलिमेंट हैव नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम। क्या होगा कि वैसे एलिमेंट जिसके पास एनर्जी देने का शक्ति नहीं होता हो, कहां तक, तो इनफाइनाइट टाइम तक होता हो, तो वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं लोग पैसिव एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स में आप लोगों ने देखा है कि पहला था आर, दूसरा में था एल और तीसरा में सी। बताइए कि आर जो होता है, आर मतलब रेसिस्टर जो होता है उसकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑलवेज करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो वो जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर नहीं करता है। तो कहता है कि दोज एलिमेंट हैव नो कैपेबल ऑफ डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड क्या होगा, क्या कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट्स। ये क्या होगा आपका, पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। अब यहां पर देखिए जो पैसिव एलिमेंट्स समझ चुके हैं, तो यहां से तो क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट्स में एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल हो गया आर, दूसरा में क्या होगा एल जो कि मैं बताया था, और तीसरा में क्या हो गया सी। तो ओनली 3 एलिमेंट्स हैं जो कि पैसिव है, आर, एल और क्या हो गया सी। जिसको फर्दर जब हम लोग आगे क्लास में बढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। यहां आपका दूसरा एग्जांपल आ सकता है ट्रांसफॉर्मर में। देखते हैं ट्रांसफॉर्मर, इसको इस प्रॉपर्टी के आधार पर लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, पैसिव एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं। तो पैसिव एलिमेंट्स को यहां ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कहता है दोज एलिमेंट पता है दोज एलिमेंट हैव नॉट प्रॉपर्टी, यहां क्या है हैविंग, ठीक है ना, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, यहां पर केवल नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो कहता है दोज एलिमेंट हैविंग नो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशंस। इंटरनल क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई है, ठीक है ना, एप्लीकेशंस इज कॉल्ड क्या होगा, पैसिव एलिमेंट। यहां पर क्या होगा आपका, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे एलिमेंट कहता है कि पैसिव एलिमेंट किसको कहेंगे, तो वैसे एलिमेंट जिसकी इंटरनल एम्प्लीफिकेशंस करने की प्रॉपर्टी जिसमें अवेलेबल नहीं होता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट में आर आ गया, एल आ गया, सी आ गया। आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफार्मर आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि आप देखेंगे तो इनपुट पावर V1 I1 बराबर क्या होगा, V2 I2। देख रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, प्राइमरी हो गया वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज इंटू करेंट, सेकेंडरी वोल्टेज इंटू क्या होगा, करंट। ये जो जितने भी देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट्स हो गए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट्स। अब हम लोग जब एक्टिव पैसिव समझ गए हैं, तो थोड़ा आप लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है उस थ्योरम्स का नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है इसको, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार क्या कहता है, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, बोलिए। हाँ, ओम्स लॉ क्या होता है, वो बेस्ड होता है किस पर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कांस्टेंट जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो उसको क्या किया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो इसमें ओम्स लॉ को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक बैरियर लगाते हैं, क्या भाई, तो इसके लिए जो टेम्परेचर होनी चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। यहां पर कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, या दिस लॉ इज स्टेट्स दैट, ऐसे कर लीजिएगा, दिस लॉ इज स्टेट्स दैट, क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा,
current flowing through any element is directly proportional to क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। क्या होगा आपका, कहता है कि दिस लॉ इज स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कहता है कि इसमें करंट फ्लो होने वाला, तो कहता है कि दिस लॉ इज स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, ये आपका एलिमेंट्स है, यहां पर आपका ये क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए। तो कहता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, या बिटवीन टर्मिनल्स, या आप कह सकते हैं देम, या कहेंगे टर्मिनल्स, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार देखिए, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि I जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, V के। इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन एक कांस्टेंट आता है R, जिसको हम लोग क्या कहें हियर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट्स। आपका क्या होगा कि ये एक एलिमेंट्स का क्या होगा कि आपका रेसिस्टेंस क्या रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। तो देखिए एक करंट का जो हो गया, यहां पर क्या होगा, करंट का फ्लो किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर कर रहा है। अर्थात यहां से आप जब वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि घर में मान लेते हैं कि बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में हम लोग, बल्ब में क्या होगा कि ये बल्ब, दिस इज योर एलिमेंट्स। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे से दो टर्मिनल्स दोनों जो वायर है उसके बीच में कोई पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, अर्थात यू कुड नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल पावर ऑफ दैट एलिमेंट्स। जब उस एलिमेंट्स में कोई बाहर से पावर अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि बल्ब ग्लो होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो डेफिनेटली नहीं होने का वजह क्या है कि करंट जो हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। आप यहाँ एमीटर में लगा के देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जब इसको मेजर करना है तो एमीटर लगाने होंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब ये जो हो गया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स। यह क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, और इसको कहिए वेरिएबल मैथमेटिक्स की भाषा में। ये क्या हो गया, ये करंट क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू। अब बताइए इसका मतलब क्या होगा कि I जो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, V पर। अर्थात जब आप V अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट का वैल्यू भी कुछ नहीं आएगा। ये आपको वाइवा में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए कि I जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ओम्स लॉ के में कौन सा वेरिएबल होता है और कौन सा कांस्टेंट होता है, या कौन सा इंडिपेंडेंट होता है दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो हो गया वो वोल्टेज हो गया, वो आप पे डिपेंड कर रहा है क्या रख रहे हो, और ये जो ये इस पर डिपेंड कर रहा है कौन, करंट। तो करंट जो हो गया वो डिपेंडेंट सोर्स हो गया, और ये जो वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ओम्स लॉ का ये मुख्य बात हो गया कि ओम्स लॉ में करंट का फ्लो तभी संभव हो सकता है जब उस टर्मिनल के बीच में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब यहां से ये तो आपका 10th का डिफरेंस हो गया। यहां से हम लोग आगे रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहां से एक और बात होती है, कहता है
दूसरी तरह से, क्योंकि आप जैसे जैसे स्टैंडर्ड में आप 7th में पढ़े, 8th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, फिर आगे इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, तो करेंट डेंसिटी क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, ठीक है ना, या हाँ करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। मतलब दूसरे शब्द में यदि दूसरे भाषा में बोला जाए तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और यहां से क्या होगा कि हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या कहेंगे कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां से जब हटेगा तो इसको हम जब हटाएंगे तो क्या होगा, J बराबर होगा सिग्मा इंटू ई। सिग्मा को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। ये आपका एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। यहां से ई क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, देखिए यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इंटेंसिटी कहिए या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है वोल्ट पर यूनिट, क्या होता है, पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, जे क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे तो यहां से क्या होगा बताइए, आई बटा क्या होगा, एरिया होगा, जे बराबर आई बटा एरिया अकॉर्डिंग टू दिस वन बराबर सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम लोग कह सकते हैं V अपॉन क्या होगा, L, V मतलब क्या हो गया, वोल्टेज, और यहां पर L मतलब क्या हो गया, लेंथ। तो यहां से हम लोग V का वैल्यू या I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, और I बराबर क्या होगा, यहां से देखिए इसको उधर भेज देंगे तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एन इंटू V, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 बाई रो, 1 बाई रो, रो जो देख रहे हैं ये रो, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी जो होता है वो अलग अलग होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। यूनिट क्या होगा, यूनिट, इसका यूनिट जब देखेंगे ना तो इसका यूनिट जो होता है यहाँ यूनिट इसका क्या होगा, OHM, ओम, और ऐसे मीटर कहेंगे, ठीक है ना, ओम मीटर, या इसको हम लोग कहेंगे सिंपल में ओम मीटर, ठीक है ना। तो इसका यूनिट हो गया, तो इसका जब इसका भी यूनिट निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से देखिए जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आई बराबर, इसको क्या करते हैं, सिग्मा बराबर क्या होगा, ए बटा, इसके जगह पुट करेंगे तो सिग्मा इंटू एल इंटू क्या होगा, बी। थोड़ा सा आप इधर आइए तो आई इक्वल टू क्या होगा, यहां से कह सकते हैं V अपॉन रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या होगा, एरिया। अब अभी पढ़े हैं I बराबर V अपॉन R। देखिए इस दोनों को इक्वेशंस को मिलाइएगा तो यहां से क्या होगा कि R इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन क्या हो गया, एरिया। अर्थात ये जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया वो क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन एरिया। यह रो क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल क्या हो गया, द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, ए क्या हो गया आपका, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके साथ। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो यहां से क्या होगा, तो आर का एक फॉर्मूला हो गया, रो गुने एल बटा एरिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर
मतलब आप ऐसे कहिए कि ये आपका लेंथ है ना, तो ये आपका क्या हो गया लेंथ, ये आपका क्या हो गया एल। ठीक है, यहां से टोटल लंबाई है। यहां ए जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं? एरिया जो होता है दो तरह के होंगे। एक जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये आप ऐसे मान लेते हैं कि है, इसको आप ऐसे करते हो, तो ये जो इधर का एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो इस कर्व पे जैसे इसी का एरिया देख रहे हैं, तो ऊपर में जो है जैसे इसको कर्व सरफेस एरिया, कर्व एरिया जिसको कहते हैं, कर्व जैसे ऐसे कर्व बना हुआ है, लेकिन ये जो बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो डिपेंड करता है कटिंग पर। तो ये बराबर क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस जो होता है यहां से किस किस फैक्टर पर, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, या रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस यहां से डिफिनेशन में निकाल लेता हूं, पहले डिफिनेशन के आगे बढ़ेंगे। तो जब आप I बराबर निकाले थे तो I बराबर क्या था, V/R था। आप बताइए कि यहां से R का वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसे मतलब बढ़ाना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है क्या। तो रेजिस्टेंस जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है जो कि ऑलवेज अपोज करता है। अपोज मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि हवा बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, और साइकिल भी हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हवा भी पूर्व से पश्चिम और साइकिल भी पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, हवा का हम पर क्या होगा कि मदद मिलेगा और उसमें हम लोग आराम से आगे बढ़ेंगे। सेम चीज यहां पर क्या हो रहा है कि आप करंट ऐसे देखिएगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अपोज करेगा, इसका मतलब करंट के वैल्यू को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस का डिफिनेशन कैसे कहेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट लिखते हैं ओम, या इसको आर लगाते हैं, यूनिट क्या होगा आपका, तो रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच always oppose, ठीक है ना, अपोज टू, क्या होगा कि ऑलवेज अपोज टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। ये आपको क्या होगा, करंट के, या हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट व्हिच ऑलवेज अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। ऐसे कहिए ना, फ्लो ऑफ करंट कहिए या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहिए ना। मतलब जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको ये क्या करता है, वो अपोज करता है। अपोज का मतलब फ्रिक्शन डालता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज अपोज टू करंट। इसमें कहेंगे resistance is a property of a resistor which always oppose to flow of current। ये क्या करता है कि करंट के वैल्यू को क्या करता है, वो करंट आपको बढ़िया से लिख लीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका करंट के वैल्यू को क्या करता है, ये आपको अपोज करता है। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्लास को यही स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं ओम्स लॉ के डिटेल करने के बाद फिर मैं अगला प्रॉपर्टी के बारे में चलूंगा, और प्रॉपर्टी को धीरे धीरे जब पूरा जितने मैं एलिमेंट्स के बारे में बताया कि बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के मैंने बताया ना। पहला बताया एक्टिव पैसिव, दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर, थर्ड में बताया यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना, या बायलैटरल भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला बताया था टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट्स,
ठीक है ना। लास्ट में बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग मतलब इन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो एलिमेंट्स होते हैं इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में चलेंगे। तो अगले हम लोग ओम्स लॉ क्लियर किए हैं। ओम्स लॉ में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस देख लेंगे, क्योंकि ये एसेंशियल है, क्योंकि स्टूडेंट लोग काफी प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अर्थात इसको कंप्लीट जब हो जाएगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और फिर जो बेसिक थ्योरम जैसे मैंने बताया आप लोग को, थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। तो ऑल थ्योरम्स के बारे में बारी बारी से मैं बताऊंगा और उस पर 2-4 एग्जांपल्स, 2-4 क्वेश्चंस बताएंगे कि जिससे आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। इसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट वीडियो को देखिए क्लास तक, और देखने के बाद आप एनालाइज कीजिए, फिर आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।